देहरादून में उत्तरांचल महिला स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी रही मौजूद। का स्वास्थ्य समाज के लिए महिलाओं का स्वस्थ होना जरूरी। टनकपुर पहुंचे कैलाश गहतोड़ी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। गहतोड़ी बोले, अपनी विधानसभा को बनाएंगे विकसित विधानसभा। हल्द्वानी में जनसंवाद कार्यक्रम। डीजीपी अशोक कुमार रहे मौजूद। कहा, स्मार्ट पुलिसिंग से हर फरियादी को मिलेगा न्याय। केंद्रीय सचिव पेयजल ने किया देहरादून में आदर्श क्यारकुली गांव का निरीक्षण। पीएम मोदी कर चुके हैं इस गांव के प्रधान से सीधा संवाद। और अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर मंगलौर का रोडवेज बस स्टेशन। सुविधाओं के अभाव में यात्रियों को हो रही लगातार परेशानियां। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड के लिए भारी साबित हो सकते हैं अगले 4 दिन। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भूस्खलन, जल भराव और नदियों में पानी बढ़ने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। तो सोमवार को देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 5 से 7 जुलाई को भी देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है। तो चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव बने हुए हैं। कैलाश, जिस तरीके से मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है, अगले 4 दिन भारी साबित हो सकते हैं। येलो अलर्ट जारी किया है कई जिलों के लिए, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर मौसम की बात करें तो येलो अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। और ये जो हालात हैं, हालात इस तरीके से बदतर अब पहाड़ों में हो सकते हैं, जिसको लेकर जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो अपने अलर्ट मोड पर है। और जलस्तर बढ़ सकता है नदियों का, जिसको लेकर ये मौसम विभाग ने अलर्ट इसीलिए यहाँ पर जारी किया है कि जो नदी के समीप जो लोग रह रहे हैं, जो स्थानीय चाहे लोग हैं चाहे यात्री हैं, इन सभी को अलर्ट मोड पर रखा जाए। उसके लिए प्रशंसा यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं, साथ ही जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो रेस्क्यू में यहाँ पर लगी हुई थी, उनको तैनात यहाँ पर कर दिया गया है। डिप्यूट यहाँ पर हो चुका है और जितने भी चिन्हित स्थान प्रशासन द्वारा किए गए हैं वहां पर तमाम टीमों को पहुंचा दिया गया है। क्योंकि बरसात का मौसम है, लिहाजा चारधाम यात्रा भी प्रदेश में चल रही है। और एक और चुनौती यहां पर सरकार के लिए होगी कि अब जो कांवड़ यात्रा है वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि संभावना 4 करोड़ लोगों की यहां पर आने की जताई जा रही है। तो हर लिहाज से इस मौसम को, मानसून को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चुनौतियां हर जगह हैं, चाहे वो मैदानी क्षेत्रों की बात हो, चाहे वो पहाड़ी इलाकों की बात हो। और जिस तरीके से अभी 100 से ज्यादा सड़कें इस वक्त अवरुद्ध हो चुकी हैं बरसात से, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती है। भले ही यहाँ पर सड़कों को खोलने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर लगातार लोक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही है। यहाँ पर कई जगह जेसीबीज यहाँ पर तैनात की गई हैं। 200 से ज्यादा जेसीबीज थी, जिनको लेकर लोक निर्माण विभाग पहले ही अपनी तैयारी कर चुका है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि भले ही यहाँ पर मौसम को लेकर जो अलर्ट है वो यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है, लेकिन उसके अलावा जो तैयारियां हैं, तैयारी में इस वक्त पूरी तौर पर देखी जा रही है। बिल्कुल, किन किन सावधानी को बरतना चाहिए यहाँ पर कैलाश लोगों को? देखिए, बरसात की बात की जाए तो अमूमन कई ऐसे लोग होते हैं प्रशंसा की, जो यात्री आते हैं, यात्री सेल्फी यहाँ पर लेते हैं नदी किनारे या फिर नदियों में जाकर, जब उनको लगता है कि नदी का जलस्तर कम है। लेकिन अचानक जब ऊपर से जब पानी का जब फ्लो ज्यादा आता है, तो कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसको लेकर प्रशासन साफ तौर पर यह कह चुका है कि इस दौरान कोई भी नदियों के आसपास ना जाए। उसके अलावा राफ्टिंग की बात करूं, राफ्टिंग भी प्रदेश में बंद हो चुकी है, क्योंकि राफ्टिंग में भी कई तरह की घटनाएं होती हैं, खासतौर पर बरसात के सीजन में। और बरसात के सीजन में राफ्टिंग को बंद कर दिया जाता है। और जो स्थानीय जो लोग हैं, जो नदी के किनारे जो भी शहर हैं, और खासतौर पर जो बिल्कुल सटे हुए जो मकान यहाँ पर बने हुए नदियों के किनारों पर, चाहे यहाँ पर जो बड़े बड़े जो नाले हैं उनके किनारों पर, उनको लेकर भी जो जिला प्रशासन की जो इकाइयां हैं वो लगातार यहाँ पर संपर्क कर रही हैं उन लोगों से कि फौरन वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। मैं राजधानी देहरादून की बात करूं, राजधानी देहरादून में भी अगर 2 दिन पहले जिलाधिकारी ने यहाँ पर निरीक्षण किया था, उन्होंने एडीएम और एसडीएम को साफ तौर पर निर्देशित किया कि जो ऋषि पन्ना जो नदी है उसके किनारे जो लोग हैं उनको फौरन यहाँ पर आप रेस्क्यू के लिए उनको आप
अलर्ट यहाँ पर कर दीजिए, क्योंकि अगर बारिश का फ्लो अगर ज्यादा होगा तो उस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलें प्रशासन के लिए होती हैं। तो यही हालात अगर पहाड़ी इलाकों की हम बात करें, क्योंकि नदियां का जब जल स्तर जब बढ़ता है नदियों का, तो बहुत तेज बहाव नदियों को होता है, तो उस वक्त कुछ भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये कोशिश प्रशासन की है कि पहले ही यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया जाए। और जिस तरीके से अगर मौसम विभाग की बात करें, मौसम विभाग के अलर्ट के बाद ही तमाम आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो कार्य करती है, और पूर्वानुमान इसीलिए मौसम विभाग से बार बार लिया जाता है कि मौसम को लेकर क्या अपडेट है। और अब लिहाजा एक बार फिर से जिस तरीके से 4 दिनों का अलर्ट यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो एक बार फिर से टीमों को सतर्क देखा जा रहा है। अभी फिलहाल क्या अपडेट बना हुआ है, और कह सकते हैं आज येलो अलर्ट है तो कल रेड अलर्ट भी हो सकता है कई जिलों में? देखिए बिल्कुल, बारिश जिस तरीके से अगर होगी और अगर बारिश ज्यादा होगी तो इसमें कोई दो राय नहीं कि रेड अलर्ट भी किया जा सकता है। फिलहाल आज येलो अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि कई सड़कें टूट चुकी हैं। अभी कल जो चमोली हाईवे था वहां पर अचानक एक बोल्डर यहां पर गिर गया था एक कार में, जिसके चलते एक दंपत्ति की बहुत ही दर्दनाक यहां पर मौत हो गई थी, और आईएनडी ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया था। तो लगातार हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लोगों को अलर्ट और सावधानियां बरतने के लिए भी हम अपील कर रहे हैं कि बरसात का मौसम है, आप अगर पहाड़ों की तरफ अगर आप जाते हैं तो आप सोच समझ कर जाएं, देख के जाएं, क्योंकि कहीं भी लैंडस्लाइड हो सकता है, कभी भी बड़े बड़े बोल्डर्स गिर सकते हैं। और क्योंकि चारधाम यात्रा का भी निर्माण कार्य चल रहा है कई जगहों पर, तो कई जगह लैंडस्लाइड्स की जो घटनाएं वो सामने आती है। लेकिन हाँ, सतर्क अगर आप हैं, अगर आप एडवाइजरी यहां पर फॉलो करते हैं तो इन घटनाओं से बचा जा सकता है। प्रशंसा जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कैलाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदर्श ग्राम सभा के क्यारकुली में ग्राम प्रधान कौशल रावत से सीधा संवाद करने के बाद लगातार राज्य और केंद्र के अधिकारियों का दौरा बना हुआ है। इसी क्रम में आदर्श ग्राम क्यारकुली में स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के तहत योजना का बतौर मुख्य अतिथि निरीक्षण करने केंद्रीय पेयजल सचिव एवं डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन विनी महाजन ने ग्रामीणों से वार्ता की और कहा कि क्यारकुली गांव ने स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के कार्यों को बखूबी अंजाम दिया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान और ग्रामीण बधाई के पात्र हैं। उन्होंने गांव में हर घर जल हर घर नल का निरीक्षण किया, साथ ही गांव में स्वच्छता का भी निरीक्षण किया। सबसे पहले तो ये पाया कि यहाँ के लोग बहुत ही उत्साह से भरे हुए हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन का कार्य भी बहुत तेज़ी से यहाँ आगे बढ़ाया है और बहुत घरों में नल से जल मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी का है और सीधा नल से पानी पिया जा रहा है, कोई आरओज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो ये गांव अब तकरीबन इसमें सारा काम समाप्त हो चुका है। हर घर में हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही अच्छे क्वालिटी का उचित मात्रा में पानी मिलना शुरू हो गया है, और जो बचता काम है टैंक वगैरह का वो भी शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा। और इनसे स्वच्छता की बात करी तो ये पहले ही ये कदम इन्होंने उठाए हैं, ख़ास तौर पे जो ये सोख्ता गड्ढा हम देख रहे हैं, कम्युनिटी सोख्ता गड्ढा, जिसमें जो किचन का वेस्ट वाटर या जो नहाने धोने का कपड़े धोने का वेस्ट वाटर है वो पाइप के थ्रू आ रहा है। तो यहाँ कोई ऐसी नालियाँ नहीं हैं जिनमें गंदा पानी बहता दिख रहा हो। तो बहुत अच्छा काम हो चुका है। हमने इनसे और आगे बात करी है कि ये अपना और प्रबंध करें कि गीला सूखा कचरा अलग अलग करके उसकी सही उसका प्रबंध किया जाए। देहरादून में 13वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन रेंजर्स कॉलेज में किया गया। बता दें कि नेहरू युवा केंद्र संगठन उत्तराखंड के तत्वाधान में गृह मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान भाषण प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। वहीं विजेताओं को चेक के माध्यम से पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य के 110 पुरुष और 83 महिलाओं सहित कुल 193 प्रतिभागियों और 20 सुरक्षा कर्मियों ने हिस्सा लिया था। लोहाघाट के रोडवेज कर्मियों ने एजीएम नरेंद्र कुमार गौतम की अध्यक्षता में नगर पालिका के अध्यक्ष गोविंद वर्मा को सम्मानित किया। इस दौरान एजीएम नरेंद्र कुमार गौतम ने कहा कि पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के द्वारा लोहाघाट के बस अड्डे की तस्वीर बदल गई है।
वहीं पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने रोडवेज कर्मियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि पालिका की ओर से बस अड्डे में और भी कार्य करवाए जाएंगे और रोडवेज कार्यालय के पक्के भवन निर्माण के लिए शासन से बात की जाएगी। अध्यक्ष जी ने रोडवेज स्टेशन को सुंदर बनाने में सराहनीय कार्य किया गया। इसी क्रम में उनके सम्मानित करने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रोडवेज परिवार की ओर से किया गया था और उनसे आगे भी स्टेशन परिसर में जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको ठीक करने के लिए प्रयास करने के लिए अनुरोध किया गया है। उत्तराखंड परिवहन निगमों को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे इन लोगों ने इस लायक सोचा और मेरा सम्मान किया गया। मेरा क्या पूरा लोहागढ़ नगर का सम्मान है और जो एक छोटा सा प्रयास था हमारा कि रोड परिवहन निगम की जो बस अड्डा था हमारा लोहागढ़ डिपो का, इसमें बरसात के सीजनों में काफ़ी कीचड़ हो जाता था और गर्मियों में काफ़ी धूल उड़ती थी, जिससे हमारे सारे यात्री परेशान रहते थे और ये कर्मचारी भी परेशान रहते थे। इसको देखते हुए सर्वप्रथम हमने यहाँ टाइल लगा करके सौंदर्यीकरण किया गया और साथ ही साथ रेलिंग लगवाई गई और स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई। साथ ही साथ एक सोलर हैंडपंप लगवाया गया जिससे यात्रियों को और परिवहन निगम के कर्मचारियों को कोई दिक्कत ना हो, ये समाधान किया जा रहा है। और इनके द्वारा एक शौचालय के लिए मुझसे कहा गया 2 सार्वजनिक शौचालय यहाँ पर बने हुए हैं, हाईटेक शौचालय भी है और एक शौचालय ऐसे ही बना हुआ है। और जो भी इनकी मांगे हैं और एक पीछे रेलिंग के लिए कहा गया, मैं इनको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी इनकी मांगे हैं इन मांगों में अमल किया जाएगा और इनको पूरा करने का काम किया जाएगा। हल्द्वानी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में मौजूद पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि पुलिस फरियादी की फरियाद को हर सुनेगी और जनता को तुरंत न्याय मिले, इसके लिए वे लगातार नए तरीकों को आजमा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए गौरा ऐप के साथ डायल 112 पुलिस सेवा को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के साथ ही EFIR सेवा को जल्द लागू कर रहे हैं, जिससे पीड़ित को कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़े, केवल अपने मोबाइल से वे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद संबंधित थाना क्षेत्र मामले में त्वरित कार्रवाई करेगा। बता दें कि इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने अपनी समस्याएं बताईं, जिनमें कुछ शिकायतें लंबित चलने पर उन्होंने अधीनस्थों को तुरंत मामले की जांच करने के आदेश दिए। मेरी हेल्प नहीं हो पाई। मैं सुबह से रात के 10 बजे तक वहाँ बैठी थी। उन्होंने लास्ट में मुझसे यही बोला कि आप इन चीज़ से बचिए। जब अगर वो हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं तो किस चीज़ के लिए वो हमारे लिए बैठे हैं? वो तो जनता के लिए बैठे हैं। अगर वो जनता की हेल्प नहीं करेंगे तो वो किस लिए बैठे हैं? 30,000 रुपये उसने मेरे अकाउंट से विड्रॉल करे हैं और मुझे अब्यूज तक कर रहा है। दिया है और नोटिफिकेशन जारी होते ही विदिन नेक्स्ट 10 डेज हम इसको पब्लिक में रोल आउट कर दें। महिला सुरक्षा को लेके उत्तराखंड पुलिस ने गौरा शक्ति ऐप बनाई है, उसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको अपने नज़दीक के थाने और उस सब का लोकेशन एकदम से आ जाएगा और आप 112 या 100 नंबर डायल करेंगे तो आपको इमीडिएट पुलिस की हेल्प पहुंचेगी उसी मिनट। लोहाघाट नगर की सड़कों और चौराहों पर कूड़ा फेंकने वालों पर अब नगर पालिका सख्त कार्रवाई करेगी। नगर पालिका लोहाघाट के ईओ मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि नगर पालिका के द्वारा कूड़ा निस्तारण के लिए लोगों के घरों से कूड़ा वाहन के जरिए कूड़ा सुबह और शाम उठाया जाता है। उसके बावजूद भी नगर के कुछ संभ्रांत लोग नगर के प्रमुख गांधी चौक और अस्पताल गेट के सामने कूड़ा फेंककर कूड़े के ढेर लगा देते हैं, जो सही नहीं है। इसे लेकर ईओ मोहम्मद इस्लाम ने नगर के लोगों से अपील कर कहा कि कूड़ा गाड़ी में ही घरों और दुकानों का कूड़ा डालें, न कि चौराहों और सड़कों पर, और स्वच्छता बनाने में नगर पालिका का सहयोग करें। साथ ही कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ नगर पालिका सख्त कार्रवाई करेगी जो चौराहों और सड़कों पर कूड़ा फेंकेंगे। बता दें कि नगर के प्रमुख गांधी चौराहे पर नगर के कुछ संभ्रांत लोग कूड़ा फेंक देते हैं। रामनगर में जिला अधिकारी धीरज सिंह गर्व्याल ने तहसील सभागार में जनता दरबार लगाया, जिसमें 40 फरियादी अपनी शिकायत लेकर दरबार पहुंचे। ज्यादातर लोग बिजली, पानी और पेंशन जैसी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। जिला अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतें रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो संबंधित विभाग के अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मानसून के चलते कुछ क्षेत्र प्रभावित होते हैं तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी की जाएगी।
हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग भी तैयारियों में जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा के दौरान मेडिसिन की व्यवस्था कर ली है। साथ ही 17 अस्थायी मेडिकल कैंप लगाने की तैयारी भी की जा रही है। टेंट लगाने के टेंडर भी कर दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि टेंडर 20 से 25 लाख रुपए का है। फास्टेस्ट दवाइयों का टेंडर करीब 42 लाख का है, जिसे फाइनल कर दिया गया है। दो टाइम जो है कूड़ा एकत्रित करण की डोर टू डोर की कार्रवाई जारी है और इस पर भी पब्लिक को काफी जागरूक किया गया है। और जैसे ही मतलब पता लगाया जाएगा कि मतलब जिसके द्वारा जो गंदगी फैलाई जा रही है या सार्वजनिक सड़क पर कूड़ा फैलाया जा रहा है, तो उनके खिलाफ जो है एंटी लिटरिंग स्पीटिंग के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी और चालानी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। गदरपुर के तहसील सभागार में बीएलओ की बैठक आयोजित की गई। डाटा एंट्री ऑपरेटर नवीन सिंह ने बीएलओ को मतदाता सूची सुधार की जानकारी दी। सभी को मतदाता सूची में सुधार के लिए कुछ पत्र बांटे। किसी मतदाता का फोटो दूसरे में लगने से लेकर एक ही मतदाता का नाम कई बार आने जैसी गड़बड़ियों में सुधार पर जरूरी निर्देश दिए गए। मुआवजा जिन लोगों को मिल सकता था लीगली उन लोगों को दे दिया गया। आने वाले सत्र में जो या इस वित्तीय वर्ष में तो उस एरिया में जो फ्लोरिकल्चर में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए हम रेफरल बैन वगैरह इनको देंगे। जिलों में जो परिवहन विभाग की ज़मीनें हैं और उनका पूरा सर्वे करा रही है और उन जगहों पे समय के हिसाब से आजकल वर्तमान परिवेश में जो चीज़ें हो सकती है उसके लिए पूरी तैयारी कर रही है। और नैनीताल जनपद में जितने भी रोडवेज की ज़मीनें हैं उनकी पूरी सर्वे करके वो ले गई। लगभग 40 के करीब समस्याएं आई, जिसमें मैक्सिमम बिजली पानी की समस्याएं और कुछ लोग पेंशन को लेके आए और कोई लोग प्रोडक्ट्स को लेके आए, तो उसमें जो हम तुरंत उनको राहत दे सकते थे उसमें हम लोगों ने कार्रवाई की। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग भी तैयारियों में जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा के दौरान मेडिसिन की व्यवस्था कर ली है। साथ ही 17 अस्थायी मेडिकल कैंप लगाने की तैयारी भी की जा रही है। टेंट लगाने के टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि टेंडर 20 से 25 लाख रुपए का है। फास्टेस्ट दवाइयों का टेंडर करीब 42 लाख का है, जिसे फाइनल कर दिया गया है। ये 13 जुलाई से शुरू होने वाला है, 15 दिन का चलेगा काम। उसमें हम लोगों ने 17 MRP रखा है, मेडिकल रिलीफ पोस्ट जो बोलते हैं। तो उस पर हमारे टोटल 24/7 हमारे डॉक्टर्स प्लस मेडिकल स्टाफ्स रहेंगे। 17 के 17 हमारे पास छोटे एम्बुलेंस प्लस वहाँ पे एक बाइक एम्बुलेंस की सुविधा रहेगी। प्लस वहाँ पे हम सारे मेडिसिन प्लस ARV जो एंटी रेबीज वैक्सीन बोलते हैं, कुत्ते काटने के इंजेक्शन, वो भी सारे हमारे जो आउटपोस्ट है वहाँ रखे जाएंगे। प्लस 13 हमारे परमानेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो ज्वालापुर, मेला जिला हॉस्पिटल, SDH रुड़की हो गया, ज्वालापुर भादराबाद हो गया, नारसन हो गया, लक्सर हो गया, भगवानपुर हो गया। इस तरह से हमारे 13 जो है परमानेंट हॉस्पिटल्स जो हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है, और सब जगह 24/7 हमारे डॉक्टर्स और कर्मचारी कार्यरत रहेंगे। गदरपुर के तहसील सभागार में बीएलओ की बैठक आयोजित की गई। डाटा एंट्री ऑपरेटर नवीन सिंह ने बीएलओ को मतदाता सूची सुधार की जानकारी दी। सभी को मतदाता सूची में सुधार के लिए कुछ पत्र बांटे। किसी मतदाता का फोटो दूसरे के इसमें लगने से लेकर एक ही मतदाता का नाम कई बार आने जैसी गड़बड़ियों में सुधार पर जरूरी निर्देश दिए गए। ऑनलाइन प्रारूप 6, 7, 8 और 8 को भरने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इसमें आज हमने विधानसभा 65 गदरपुर और विधानसभा 66 जो तहसील गदरपुर के अंतर्गत आती है, उन सभी बीएलओ को हमने आज गरुड़ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दे दिया है। थोड़ा सा हिंदी में, जैसे इंग्लिश में अगर टाइप कर दे रहे हैं तो उसको ऑटोमेटिक हिंदी है तो उसको वो बताया गया कि हिंदी में भी ये यहाँ से कीपैड चेंज करके वो चीज़ें सही हो सकती हैं, या जहाँ पर इंग्लिश में नाम सही है और हिंदी में वो ऑटोमेटिक गलत ले रहा है तो उसको भी बताया गया कि कैसे सही होना है।
मानसून का समय करीब आते ही पुलिस महकमा भी मुस्तैद हो गया है। मानसून के समय होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से निपटने आपदा मित्र भी बनाए गए हैं, जिन्होंने आपदा के दौरान अपने क्षेत्र में मदद पहुंचाने के साथ बचाव कार्य करने का प्रशिक्षण उन्हें दिया गया। वहीं आपदा के दौरान पुलिस के साथ सहयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अर्धसैनिक बलों आईटीबीपी और एसएसबी के साथ बैठक कर राहत बचाव कार्य करने पर रणनीति भी तैयार कर ली गई है। लोकेश्वर सिंह पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 25 जून के बाद मानसून हमारे राज्य में आ जाता है। मानसून की तैयारियों के संबंध में हम लोगों ने मार्च से ही अपनी तैयारियां करना शुरू कर दी थी। जितने भी हमारे इक्विपमेंट या रिसोर्स होते हैं उनका ऑडिट कर लिया था। जो उपकरण थे उनको ठीक करवाया गया। एसडीआरएफ एंड में भी अनुदान की मांग की गई थी, जो हमें प्राप्त हो गया है, जिसमें हमने नए उपकरण खरीद रहे हैं। 2 टीम एसडीआरएफ की और 1 टीम एनडीआरएफ की हमारे जनपद में मौजूद है। आईटीबीपी और एसएसबी के साथ भी मीटिंग हो चुकी है। उन लोगों के साथ भी हमारा समन्वय रहता है। मॉनसून चूंकि 25 जून के बाद हमारा राज्य में मॉनसून आ जाता है। मॉनसून की तैयारियों के संबंध में हम लोगों ने मार्च से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। उन तैयारियों के अंतर्गत हमने जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स या रिसोर्सेज होते हैं उनका हमने एक ऑडिट कर लिया था और जो भी उपकरण थे उनको ठीक करवाया गया था। और इसी के साथ साथ इस वर्ष हम लोग जो हमारे गाँव जो आपदा प्रोन है वहाँ पर कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके हमारी पुलिस की टीम्स के द्वारा उनको ट्रेनिंग देकर आपदा मित्र हम लोग बना रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।